good evening and welcome all of you. I'm Dr. Anand, and with me I have CS Prathamesh Karkhanis and also Mr. Nitish Kulkarni from the Asra Foundation. And Prathamesh is, our expert for today's evening. आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए आ जाए। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस प्रथमेश जी, वेलकम फॉर आवर डिस्कशन। वी आर आल्सो लाइव ऑन फेसबुक राइट नाउ। या थैंक यू। सो विजिलेंट मैनेजमेंट एंड लीगल सॉल्यूशंस एलएलपी करके जो फॉर्म है वहां पे प्रथमेश जी कंसल्टेंट है एंड इज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एंड परस्यूइंग एलएलबी फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। सो वो आईसीएसआई के associate member है and also he is working with vigilant management and legal solutions. His experience is very wide in legal, secretarial and liaising matters of companies. तो companies को जो कुछ formalities होती है तो जिसको हम compliances ये word use करते हैं हर बार। तो यहाँ पे आप नीतीश जी को भी मिल रहे हैं। नीतीश जी is also an expert in compliances from the Asra's internal team. Basically today we have gathered here to understand कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके बारे में पहले इसका नाम कुछ अलग था, अभी क्या है, all of these things we will know. But before that I have one small question for Prathamesh जी कि आप इतने साल इस प्रैक्टिस में है कंपनी सेक्रेटरी के, तो कंप्लायंसेस जरूरी है बिजनेसेस के लिए। तो ऐसा आपको कुछ एक्सपीरियंस आया है क्या कि कुछ कंप्लायंसेस ना होने से देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ पेनल्टी या अ बिजनेस केम इनटू ट्रबल? ऐसा होता है कि बिजनेस जब छोटा होता है या बढ़ता हुआ होता है तो ये प्रॉब्लम्स कभी कभी कम आते हैं, लेकिन एज द कंपनी ग्रोज अप, okay, then you need to have the compliances in place. Right. ऐसा आपको कुछ एक्सपीरियंस आया है? और उस क्वेश्चन के बाद हम सीधे अपने डिस्कशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। Sure. Yes. First of all, good evening to everyone, and thanks a lot, Deyasra, for giving me this opportunity to present on the topic Udyam, all about Udyam. Coming back to the question, sir. So basically, क्या हुआ है ना, अभी सब ऑटोमेट हो चुका है, तो इसकी वजह से जो अथॉरिटीज है उनके पास बहुत सारा टाइम है अभी। जो पहले था कि डॉक्यूमेंट चेक करने में उनका टाइम ज्यादा था, नाउ इट हैज बिकम कि स्क्रूटिनी जल्दी होती है और उस पर ज्यादा से ज्यादा पेनल्टीज लगाने लगे अथॉरिटीज। सो ये ओवर द ईयर लास्ट 5 इयर्स में बहुत चेंज हुआ है। ये सब ऑटोमेट हो चुका है। सब डॉक्यूमेंट जो है आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद उसका चेकिंग भी इमीडिएटली होता है और उसके बाद नोटिस और पेनल्टीज एक लेटर के तौर पे आपके पास आने लगे हैं। और इसके अभी इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इसके पहले छोटे छोटी चीज़ों पे ध्यान देना थोड़ा डिफिकल्ट था। अभी छोटी छोटी चीज़ें अगर रजिस्टर नहीं कोई मेंटेन किया है उसकी वजह से भी आपको पिनलाइज किया जा सकता है। जैसे कंपनीज है उनमें डायरेक्टर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो डायरेक्टर्स की भी अलग से लायबिलिटी होती है, कंपनी की अलग से लायबिलिटी होती है। सबको पिनलाइज किया जा सकता है उसमें जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके वजह से लाखों की पेनल्टी आपके ऊपर आ सकती है। तो इसीलिए कंप्लायंस जो होता है कि रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन करो, अथॉरिटीज को सही डेटा प्रेजेंट करो, इसकी अहमियत अभी और ज्यादा बढ़ गई है। एंड दैट इज द रीजन कंप्लायंट होना ज्यादा जरूरी हो चुका है अभी। Absolutely. Great. I think that was a very, I would say, important guidance. And इस गाइडेंस के साथ हम शुरुआत करेंगे और जैसे ही हम हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस है तो जस्ट पुट देम इन द चैट बॉक्स ऑन योर Zoom, as well as if you also might put your questions in comments for Facebook, and our team will approach you, connect with you, and we will try and answer as many questions as possible, because we are all here to support the businesses move fast towards success. Nitish ji bhi hai yahan pe. Nitish also is from the field of commerce, and he is also very very experienced about dealing with businesses. So Nitish, we would also request you to keep helping the entrepreneurs as we move ahead. Thank you, Anand. Thank you. Yeah, so I'm presenting my screen.
Is the screen visible? Yes. All right. Yes. So उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, ये पहला सवाल है। प्रथमेश जी, व्हाट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन? यस, सो अभी हर एक जन, जैसे कोविड से स्टार्ट हुआ है कि हर एक का कोई ना कोई बिजनेस है अपना, हर एक जन एक नया अपना खुद का कुछ वेंचर स्टार्ट करना चाहता है, करना तो चाहता है, लेकिन करने के बाद उनको पता चलता है कि अरे रजिस्ट्रेशन कौन सा लेना चाहिए, कौन से बिजनेस रजिस्ट्रेशन होते हैं और उसका उपयोग क्या है, हमें कौन सा रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा हमें। तो उसमें बेसिक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन यू कैन डू इज उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे स्टेट स्पेसिफिक होता है, शॉप एक्ट होता है, तो शॉप एक्ट की अहमियत कुछ अलग है और उद्यम की कुछ अलग है। उद्यम के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। वो रजिस्ट्रेशन जैसे अपना इंडिविजुअल का आधार होता है, वैसे ही बिजनेस की पहचान बोल सकते हैं हम उद्यम रजिस्ट्रेशन को, कि एक बिजनेस की पहचान है, इसके वजह से आप बहुत सारे बेनिफिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आधार की वजह से आप गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ ले सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, वैसे ही उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा तो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम ऐसे हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। सो इट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो जैसे छोटे मतलब लघु जो उद्योग होते हैं, लघु और मध्यम साइज के उद्योग, उनके लिए ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ रजिस्ट्रेशन है। और ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये आता है। यस, सो तो आपने ये माइक्रो स्मॉल ऐसे कुछ यूज किए वर्ड्स, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इसका कैटेगरीज के बारे में आप हमें थोड़ा गाइड श्योर। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम तीन कैटेगरीज के इंटरप्राइजेस उन्होंने किए हैं, जिसमें माइक्रो का लिमिट होता है कि इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के नीचे है या फिर ईयरली टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, तो यू फॉल अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेस। अभी आप खुद को अभी पता होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली देखता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपका टर्नओवर कितना है, उसके हिसाब से आपको अलोकेट किया जाता है कि आप माइक्रो में फॉल करते हैं या फिर स्मॉल में आते हैं या फिर मीडियम में आते हैं। सेकेंड है स्मॉल एंटरप्राइजेस। इट इज एन एंटरप्राइज हुज इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10 करोड़ एंड ईयरली टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। तो आप देखोगे तो ये लिमिट्स इतने ज्यादा है कि अराउंड 60 to 70% अपनी इंडस्ट्रीज इसी कैटेगरी में आएंगे। मतलब जो छोटे उद्योग है उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं, तो ये कैटेगरी में आने की वजह से उनको ये सब बेनिफिट्स मिल सकते हैं। थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी इज मीडियम एंटरप्राइज, जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के नीचे है और ईयरली टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे है, तो उनका कैटेगराइजेशन मीडियम एंटरप्राइजेस में आएगा। अभी इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे उद्योग रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अराउंड 30% ऑफ द एंटरप्राइजेस आर अंडर एमएसएमई इन इंडिया। अराउंड 6 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटिटीज अभी इंडिया में है, लेकिन उसमें अराउंड 40% ऑफ द एक्सपोर्ट टर्नओवर इज कम्स फ्रॉम एमएसएमई एंटरप्राइजेस। सो इतनी बड़ी अमाउंट है एक्सपोर्ट्स में एमएसएमई के तौर से। सो इसीलिए गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स एमएसएमई सेक्टर को दे, जिसके वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकेंगे, एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे, और उसके वजह से अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी अच्छा रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट्स देगी वो ज्यादा से ज्यादा उद्यम को देगी, रादर देन अनरजिस्टर्ड या फिर बड़े एंटरप्राइजेस। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि अगर मेरा प्रोप्राइटरी कंसर्न है या मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ एंड आई एम फॉलिंग अंडर से बिलो 1 करोड़ even in turnover, so am I still a micro enterprise? Am I still eligible to apply for this udyam registration? राइट, तो इसमें अभी कैटेगराइजेशन हुआ है, ये तो टर्नओवर के हिसाब से है। इसके अलग आगे जाके देखने मिलेगा आपको कि इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनीज, कोई भी टाइप के एंटरप्राइज हो, उसका क्लासिफिकेशन इसी के आधार पे होगा। मतलब इवन इफ यू आर अ प्रोप्राइटर डूइंग अ बिजनेस, उनका अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, वो भी माइक्रो एंटरप्राइज के बेनिफिट्स ले सकते हैं आफ्टर गेटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन। राइट, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे अकेले बिजनेसमैन होते हैं प्रोप्राइटर्स,
जिनको ये क्वेश्चन होगा कि मेरा कंपनी फॉर्मेशन अभी तक हुआ नहीं है, एलएलपी नहीं है या तो राइट प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ और मुझे करना जरूरी है? क्योंकि राइट फॉर्मेलिटीज में आई थिंक दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट unless it is mandatory or you have to do, you wouldn't go out and do any राइट sort of compliance or formality, right? तो ये हमें बहुत जगह देखने को मिलता है कि बेनिफिट्स ठीक है, बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आगे जाके, लेकिन या क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये कंपलसरी करेक्ट है? तो करेक्ट क्या उद्यम कंपलसरी है? अभी कंपलसरी मानना पड़ेगा, इसको कंपलसरी है नहीं लेकिन मानना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि इनके जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट के मैंने बोले वो इतने ज्यादा है कि आपको आपकी कॉस्ट कम होते दिखेंगी, कि जस्ट बिकॉज आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आपके बहुत सारे कॉस्ट भी कम हो रहे हैं, तो क्यों नहीं लेना है? तो मैंडेटरी है, खुद से जाके लेना चाहिए उद्यम रजिस्ट्रेशन, दैट इज द थिंग राइट नाउ. Right. Great. I think I'm sure many of those who are watching will now get motivated to get their Udyam registration done, and Nitish Deasra's team will readily help them out. Moving ahead, benefits क्या है? सुप्रिया, एक सेकंड हम क्वेश्चन ले लेते हैं. सुप्रिया जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? Would you want to unmute and ask, or would you want to put? Yeah, yes. पूछिए. Thank you. Thanks. So, Udyam, I have seen we're a small enterprise, and our clients, they ask for this if we are registered or not. So we have to give a declaration. I'm not yet registered with Udyam, and I have to give that declaration that not MSME registered and all. But I think these industries prefer that we are not Udyam registered. Is that so? Because they have to pay within 15 days and all those things are there. So can you please also explain on that? Sure, we'll come to that. Sure, thank you. Yeah, so ये अच्छी बात है एक्चुअली उद्यम रजिस्ट्रेशन होना, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी. आई हैव दैट स्लाइड जहाँ पे मैंने डिलेड पेमेंट्स के बारे में, फर्स्ट पॉइंट इज डिलेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स. सो दैट इज व्हाट हैपेंस कि उद्यम जो एमएसएमई एक्ट है वो कहता है कि अगर कोई एमएसएमई एंटरप्राइज से आपने सर्विस या फिर गुड्स लिए हैं तो उनको 45 डेज में आपको पेमेंट करना होता है. नहीं किया तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, और वो भी अगर नहीं मिला आपको तो आगे जाके आप एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल में केस दर्ज कर सकते हैं आपका, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं है. अभी कैसे हुआ था, पहले हर एक इंसान को अगर कोई पेमेंट का केस होगा तो कोर्ट में जाना पड़ता था, फिर तारीख पे तारीख जो भी होता था, जस्ट बिकॉज ऑफ बर्डन इतना है कोर्ट्स पे अभी केसेस का, तो केस सॉल्व भी नहीं होती थी. इसके वजह से पेमेंट मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया था. और ये स्पेशली कब होता है, जब कोई बड़ी कंपनी से आपको ऑर्डर मिलता है एंड यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू फाइट विद दैट कंपनी. इस केस में ऐसे होता था कि लोग बोलते थे जाने दो ना, गया तो जाने दो, अगर टाइम बचता है अपना और पैसे भी बचेंगे, जाने दो, गया तो गया, वन टाइम लॉस है अपना. तो यही फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट. एक्ट कहता है कि 45 डेज में पेमेंट करना है, और ये अगर आप मतलब हम लोग भी अभी इंसिस्ट करते हैं क्लाइंट को कि आपका जो इनवॉइस है उस इनवॉइस पे आप आपका उद्यम नंबर डालना चालू करो. पहले ही दिन सर्टिफिकेट भेज दो, मतलब अदर पार्टी को पता चलेगा कि वी आर रजिस्टर्ड अंडर उद्यम. और ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल के लिए है, मीडियम के लिए नहीं है. आपने अगर देखा हो तो मीडियम की कैटेगरी वैसे लिमिट ज्यादा है, थ्रेशोल्ड ज्यादा है, तो दे कैन फाइट इट आउट. सो गवर्नमेंट ने वैसे ही फोकस किया है कि माइक्रो एंड स्मॉल को सबसे ज्यादा असिस्टेंस मिलना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन लोग पूछते हैं कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो कि नहीं. सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. Right. And what are the other benefits of Udyam? Just Right. So going ahead with the benefits, Udyam registration help in acquiring government tenders. गवर्नमेंट टेंडर्स में अभी गवर्नमेंट का उन्होंने क्या किया, जो भी प्रोक्योरमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, कोई गुड्स लेना है, कोई सर्विसेज लेने हैं, तो उनका 30% एमएसएमई से ही लेना है, 25% एमएसएमई से ही लेना है. ऐसे उन्होंने पहले से रूल्स बना के रखे हैं. एंड दैट इज द रीजन आप अगर आपकी एंटिटी रजिस्टर्ड है एमएसएमई के अंडर, तो यू कैन गवर्नमेंट कैन अप्रोच फॉर योर सर्विसेज एज वेल एज फॉर द गुड्स. उसके कोई पोर्टल से जैसे कि संपर्क है, एमएसएमई संपर्क है, एमएसएमई समाधान है, एमएसएमई दूसरा समाधान संबंध करके एक है जिसमें, और चैंपियंस भी पोर्टल है. तो ऐसे 3-4 जो पोर्टल्स है वहां पे जाके आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. इसमें और एक एडिशनल चीज ऐसी है कि क्राइटेरिया है, मतलब कोटा है
तो कोटा होने की वजह से 30 to 40% आपसे ही वो लेंगे। मतलब अगर 100 करोड़ की जरूरत है, उसमें से 30 to 40%, सो 30-40 करोड़ का जो भी सर्विसेज या फिर गुड्स है वो एमएसएमई से ही लेंगे वो। ये सेकंड है। थर्ड इज कि रजिस्टर्ड एंटिटीज कैन गेट कोलैटरल फ्री लोन्स। आपने अगर देखा होगा कि मुद्रा लोन करके गवर्नमेंट की बहुत अच्छे से और बहुत हिट हुई एक स्कीम थी, जिसमें जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स है उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा तो दे कैन गेट कोलैटरल फ्री लोन्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। अभी उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने लोन लिया भी और वो रीपे भी नहीं कर सके। कोलैटरल फ्री था, इसके लिए बैंक के पास थोड़ा रिकवर करने के लिए चांस कम हुआ था। इसकी वजह से अभी कोलैटरल फ्री रहेगा तो भी बैंक पूछ सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा सिक्योरिटी दे दो करके, बट ये डेफिनेटली हेल्प करता है लोन मिलने में। ऐसा नहीं कि लोन नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा लेकिन थोड़ा ईज होगा इस पे उद्यम होगा तो। थर्ड इज कि बैंक लोन्स बिकम मोर अफोर्डेबल एज द इंटरेस्ट रेट इज चार्ज एट अ डिस्काउंटेड रेट। इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, आपको अप टू 2% का बेनिफिट मिल सकता है, कंसेशन मिल सकता है इंटरेस्ट रेट में। अगर आप देखते हो कि जो भी लोन्स होते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो अराउंड 3 to 5 years रहते हैं, 10 years रहते हैं, तो वो लोन्स में ऐसे होता है कि इंटरेस्ट में कुछ डिस्काउंट मिला तो अपने बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। वैसे भी डिस्काउंट नहीं मिलता अगर डायरेक्टली जाते हैं, तो अगर उद्यम है तो अप टू 2% मिल सकता है। तो ऐसे प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स दिए गए हैं सिर्फ उद्यम के लिए। नेक्स्ट इज बिकम्स सिंपल टू गेट लाइसेंसेस, अप्रूवल्स, रजिस्ट्रेशंस। अभी गवर्नमेंट के जो भी जैसे मैंने बोला कि एक आधार है, ये अपनी बिजनेस की आइडेंटिटी है, तो ये उद्यम इज अ नेशनल लेवल सर्टिफिकेट, इसीलिए हर एक स्टेट में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप कोई भी गवर्नमेंट का बेनिफिट लेना चाहते हो या फिर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उद्यम होगा तो वो स्टैंडर्ड एक आपके पास सर्टिफिकेट है। जैसे मैंने बोला कि जो शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट और स्टेट के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो हर एक स्टेट में उसका अलग अलग इम्प्लीकेशन है। कोई बोलेगा कि नहीं शॉप एक्ट ने और एक कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए। वैसे उद्यम का स्टैंडर्ड है कि पूरे नेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो कोई भी बैंक में आप नेशनल लेवल पे कोई भी बैंक में जाओ तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। और जो भी रजिस्ट्रेशन आपको लेने हैं गवर्नमेंट के या फिर बाकी भी कोई, तो उसमें आपको ईज ऑफ गेटिंग द अप्रूवल्स रहेगा। उद्यम है तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई आपका जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता है, उसमें आपका सच्चा बिजनेस है। क्योंकि कैसे होता है उद्यम में आपको आपके पूरे डिटेल्स आते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ पे है, आप कौन ओनर है इसका, इसमें एक्टिविटी क्या है, बिजनेस एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस है, ऐसे पूरा डिटेल्ड सर्टिफिकेट आता है जिसकी वजह से उसकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है। एंड दैट इज वाई आपको बाकी भी लाइसेंसेस मिलना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज हायर प्रेफरेंस इज प्रोवाइडेड टू बिजनेसेस रजिस्टर्ड अंडर उद्यम फॉर गवर्नमेंट लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। जो हमने अभी कवर किया कि गवर्नमेंट के लिए कोई भी लाइसेंस हो उसमें आपको बिजनेस, मेरा बिजनेस है प्रूव करना होगा, तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन, यू कैन प्रोवाइड उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे अभी आधार आप देते हो सभी जगह पे कि मैंने आधार दिया तो सबको पता चलता है कि हाँ इसकी ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया है वो बिजनेस का। वैसे ही वो गवर्नमेंट लाइसेंस और सर्टिफिकेशन के लिए आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अभी गवर्नमेंट ने कैसे किया है, जैसे आपने आनंद जी पूछा था कि ये कंपलसरी है कि नहीं। अभी अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है और आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर एलएलपी है, तो आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी हो गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जो नॉर्मल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फी है वो 9,000 है, बट जस्ट बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड अंडर उद्यम दैट फी गेट्स स्लैश्ड टू 50%, वो हो जाती है 4,500। ऐसे अगर आपकी कॉस्ट बचती है तो क्यों नहीं लेगा कोई उद्यम? दैट इज माय क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन। तो ऐसे हुआ है कि इसके वजह से उद्यम रजिस्ट्रेशन लोगों को लेना चाहिए। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जैसे ही पेटेंट में भी आपको मिल सकता है 50% कंसेशन इन गवर्नमेंट फीस इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन। सेम उसके आगे जाते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन एंटिटी गेट्स एलिजिबल फॉर CLSS, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में देखा गया है कि जो अपना वर्किंग कैपिटल है उतना ही पैसा मोस्टली रहता है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना पड़ता है, बैंक को एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ती है,
और इसकी वजह से लोन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आपको कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करनी है आपके एंटरप्राइज में, तो आपको 15% सब्सिडी अपफ्रंट मिल जाएगी। तो ऐसे 15 जस्ट बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड अंडर उद्यम, you can apply for 15% subsidy under CLCSS। इसे आपने अगर देखा होगा तो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे। उन्होंने लोन लिए थे, रीपेमेंट करना इम्पॉसिबल हो गया था और सैलरीज देना भी इम्पॉसिबल हो गया था। तो they were almost had to shut down their business। So in such a scenario गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक्स्ट्रा 20% लोन देंगे हम। जस्ट बिकॉज उद्यम है आपके पास, MSME आपका कैटेगराइजेशन हुआ है, आपको 20% एडिशनल लोन देंगे, जिसकी वजह से यू कैन एटलीस्ट गो हेड विथ योर बिजनेस। आप सैलरी पे कर सकते हो या फिर कोई आपका जो इमीडिएट पेमेंट होगा वो आप कर सकते हो। तो इसीलिए ये उद्यम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहते हैं। वो आता है टेंडर के केस में। अभी टेंडर को अप्लाई करते वक्त आपने देखा होगा कि पहले जो भी अमाउंट है, EMD जो अर्नेस्ट मनी मतलब पहले आपको एक डिपॉजिट अमाउंट देनी होती है, विच इज अराउंड 10,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी होगा। तो इस केस में उद्यम रजिस्टर्ड जो एंटिटी है, उनको अगर 4 या 5 टेंडर को अप्लाई करना है तो उनको पॉसिबल नहीं कि उतने फंड्स हर टाइम हर एक टेंडर को दे, उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट कहती है कि आपको इससे वेवर है, वेवर मतलब आपको वो देना नहीं पड़ता है। तो जस्ट बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड अंडर उद्यम आपको EMD नहीं भरना पड़ता है, उसका वेवर है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे, अभी गवर्नमेंट ने नए रिसेंटली स्कीम्स लॉन्च किए हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक है। कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है तो उनके लिए अलग से स्कीम्स है, ऐसे करके फूड इंडस्ट्री में तो अलग बेनिफिट्स है। ऐसे करके बहुत सारे बेनिफिट्स है जो अभी अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो जैसे बाकी हमारे रजिस्ट्रेशंस के नंबर होते हैं, जैसे GST का एक नंबर होता है, वैसे उद्यम का भी एक नंबर होता है, वो क्या होता है? और कैन अ ट्रेडर अप्लाई फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन? अभी कैसे हुआ कि प्रोप्राइटर और ट्रेडर्स, ये मतलब ट्रेडर्स ही ये जो कैटेगरी है ये एक्सक्लूड की गई थी पहले अप टू 2020। उसके बाद हुआ कि गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोग बिजनेस में उनको भी फंड लगते हैं, लेकिन उनको इस से बताया गया है, उनको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। इसी लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स कैटेगरी इसमें इंक्लूड की है, जिसमें अभी ट्रेडर्स में होलसेल ट्रेडर्स भी है और रिटेल ट्रेडर्स भी है। मतलब ट्रेडिंग कैटेगरी यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स भी करते हैं कि मल्टीपल एक्टिविटीज अंडर वन रजिस्ट्रेशन, और ये एक ही नंबर 12 डिजिट नंबर होता है उद्यम का। ओके, सो प्रथमेश जी और कुछ सवाल लेंगे। इसकी कुछ वैलिडिटी होती है क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन की? करेक्ट। तो उद्यम का वैलिडिटी ऐसे कुछ नहीं है, जैसे रिन्यूअल वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि कैसे होता है कि कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो ये जानने के लिए हमें पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और अपडेट करना जरूरी है कि माइक्रो से स्मॉल में अगर कोई माइक्रो एंटिटी है, वो उनका बिजनेस बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा और उनका बिजनेस अभी स्मॉल कैटेगरी में जा रहा है, तो उनको अपडेट करना पड़ेगा MSME की वेबसाइट पे जाके कि मेरा टर्नओवर अभी इस साल इतना हुआ है। वो होने के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि ये स्मॉल, अभी माइक्रो नहीं है स्मॉल है, तो आपको स्मॉल के बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। तो माइक्रो और स्मॉल के मोस्टली बेनिफिट सेम है, लेकिन सिर्फ वो कैटेगराइजेशन चेंज हो जाएगा। ओके, तो इससे जुड़ा हुआ और एक सवाल था लोगों का कि पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन को कुछ अलग नाम था और जैसे कि पहले इसे उद्योग आधार बोलते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी जो है उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन बोला गया है। तो जिनके पास, जिन बिजनेस ओनर्स के पास पहले का उद्योग आधार है, तो वो वैलिड है अभी या उसे उद्यम में चेंज करना पड़ेगा? राइट। अभी पहले इसको SS2 का सर्टिफिकेट बोलते थे, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज का सर्टिफिकेट होता था। उसके बाद आया उद्योग आधार। सबका मीनिंग सेम है, एवरीथिंग मेंट दैट MSME रजिस्ट्रेशन, बट उसका नाम सिर्फ बदलते गया।
अभी उद्योग आधार की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है. नाउ यू हैव टू गो फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन. सो उद्योग आधार से माइग्रेट करना पड़ेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन में. तो ये हमें अभी माइग्रेट कर सकते हैं हम, और वो कंपलसरी है माइग्रेशन. इफ यू वांट टू गेट दोज बेनिफिट्स यू हैव टू माइग्रेट टू उद्यम रजिस्ट्रेशन. ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए, कि जिनका उद्योग आधार किया हुआ है तो उन्हें अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जैसा प्रथमेश सर अभी बता रहे हैं, हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट होना है, और जिनका नहीं है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उसके बेनिफिट्स अभी प्रथमेश सर ने हमें बताए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रथमेश सर, ये टाइम कितना लगता है मुझे उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने में? अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है, तो अगर मैं दयासरा के पास आता हूँ या आपके पास आता हूँ, आपके ओर से जुड़ जाता हूँ, तो इसके लिए समय कितना लगता है? सो ये रजिस्ट्रेशन एकदम सिंपल है. दयासरा जो फैसिलिटेट करते हैं, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे यू कैन गेट द रजिस्ट्रेशन डन. कैसे होता है कि ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन में पहले होता था कि पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दो, उसके बाद वो लोग पूछे थे और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होंगे और वो फिजिकल सर्टिफिकेट इशू करते थे. अभी ये सब प्रोसेस हटा के गवर्नमेंट ने ऑनलाइन प्रोसेस चालू की है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ नहीं देना होता. मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने होते. यू विल जस्ट हैव टू मेंशन ऑल द डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, while processing the application, और उसके बाद आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल सकता है. इसमें एक ही चीज है, अगर आपका ITR आप फाइल करते हो, मतलब बिजनेस का ITR फाइल करते हो, तो वो बैकएंड से वेरीफाई करेंगे कि पैन के अगेंस्ट आपने जो भी डिटेल्स दिए हैं वो करेक्ट है कि नहीं. तो उसमें टर्नओवर वो डायरेक्टली ITR से लेगा. GST फाइल करते हो तो GST से लेगा, मतलब GST के वेबसाइट से वो प्रोक्योर करेगा वो डिटेल्स. सो अगर ये वेरिफिकेशन का पॉइंट आया तो सिर्फ 1 से 2 दिन लगेंगे. अदरवाइज वेरिफिकेशन नहीं है तो आपका ऑन द सेम डे हो जाएगा. ओके, और एक सवाल इससे, हमने ऐसा सुना था कि इसके लिए आधार लिंक होना जरूरी है मोबाइल नंबर से, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी है क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? राइट. तो द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ इज कि आपका आधार लिंक्ड जो मोबाइल नंबर होता है उस पर आपको OTP आता है. अगर आपका आधार लिंक्ड नहीं है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं कर सकोगे आप. इसीलिए फर्स्ट आपको आपका आधार और आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है कि नहीं और लिंक्ड है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. Okay, no, thank you. So I think Mr. Iyer has a question. He has raised his hand. Sir, can you please unmute and ask the question, please? या अभी मेरा प्रोप्राइटर है, आई डोंट, कंपनी का अभी मेरा कोई ITR भरा पर्सनल नाम पे, कैन पर्सनल ITR डू वर्क इन दिस? नो सर. आपका ऑडियो ब्रेक हुआ है. प्रथमेश जी, आपको सवाल समझ में आया है सर का? यस, मैं सवाल रिपीट करता हूँ सर, बताइए करेक्ट है कि नहीं. सो ही वाज सेइंग दैट ही इज अ प्रोप्राइटर, ही डज नॉट हैव एनी कंपनी, बट उनका खुद का ITR वो फाइल करते हैं, लेकिन कंपनी प्रोप्राइटरशिप का ऐसे ITR फाइल नहीं किया है. एम आई राइट सर? करेक्ट. यस. सो वहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, ITR 3, 5, 6 एंड ITR 4. तो ITR 4 अगर आपका है टाइप, जैसे ITR 1 होता है वो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए होता है, ITR 4 जो होता है वो बिजनेसेस के लिए होता है. तो आपका ITR 4 अगर फाइल करते हैं तो आप मेंशन कर सकते हो कि फाइलिंग ITR 4. अगर कोई 3, 5, 6 या फिर 4 में आपका ITR नहीं है तो वहाँ पे ITR नॉट फाइल करके आप कर सकते हो. अच्छा, नॉट फाइल्ड. यस. अभी मैंने चालू किया है, तो अभी कंपनी फॉर्मेशन मैंने अभी किया है, तो अकाउंट ओपन करना वो करना वो सब बाकी है. यस. वो सब कंपनी के नाम पे अकाउंट खोलना वो सब बाकी, तो फिर भी मैं उज्जैन में रजिस्टर कर सकता. श्योर हो. यस, आप कर सकते हैं. इसमें कैसे होता है सर, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देना होता है. तो आपका करंट अकाउंट ओपन होने के बाद यू कैन अप्रोच दयासरा. वो प्रोसेसिंग में आपके असिस्टेंट्स देंगे, आपको अच्छे से असिस्टेंस देंगे, और विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे आपका रजिस्ट्रेशन करवा के दे सकते हैं. अकाउंट चाहिए कंपनी के नाम पे. करंट उसमें अकाउंट क्या होगा सर, आपका अकाउंट अगर आप करके फिर अप्रोच होते हो तो उसको बाद में एडिट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो वो डबल एक्टिविटी हो जाएगी. तो इफ यू आर इन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अकाउंट देन प्लीज डू द अकाउंट. ओके, थैंक यू सर. प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अकाउंट. Once you have done the account, please do reach out to us. We'll help you out with the further process. Sure. यहाँ पे थोड़ा सा मैं I would also request. क्या प्लीज सर? मतलब मैं पूछ रहा था
if I can have some your or Anand's contact numbers so that directly बोला आप कॉल करके कर सकते हैं डायरेक्टली वो वेबसाइट पे जाके करना दिया Sir, we'll share the contact details at the end of this presentation. Okay, so आगे बढ़ते हैं। प्रथमेश जी, यहाँ पे कुछ हमारे अटेंडीज की ओर से कुछ सवाल है। सर का एक सवाल था कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू उद्यम एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, वो हमने कवर किया है। सो उसके बाद फूड पैशनेट का एक सवाल है, इज देयर स्टार्टअप कैटेगरी एंड एनी बेनिफिट्स फॉर द सेम फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन? यस, तो स्टार्टअप और एमएसएमई में बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो रहा था कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में कैसा होता है कि जो नए बिजनेसेस है कि अगर कोई इकोनॉमी में प्रॉब्लम दिख रहा है आपको और वो आप एक बड़ी लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ या फिर जैसा अभी ओला उबर ने जैसे किया है कि एक टैक्सी का इशू था जो फिंगर टिप्स पे आपके टैक्सी लाई उन्होंने, आपको नीचे जाने से पहले आपकी टैक्सी नीचे आई रहती है। तो ऐसे जो बिगर प्रॉब्लम्स है वो अगर कोई इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर रहा है तो उनको सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप रिकॉग्निशन लाया है। तो नए प्रॉब्लम्स, नए सॉल्यूशंस, इसके लिए वो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है। स्टार्टअप में भी आप रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन जो स्टार्टअप और एमएसएमई के डिफरेंशिएशन है वो ऐसे है कि जो बेनिफिट्स एमएसएमई के लिए है वो बहुत सारे बेनिफिट्स स्टार्टअप के लिए नहीं है, वो अलग अलग बेनिफिट्स है उसके। तो इसीलिए उसका मोटिव ही अलग है। स्टार्टअप रिकॉग्निशन चाहिए तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, अलग प्रोसेस है उसके लिए और थोड़ी लेंदी प्रोसेस है उसके लिए as compared to the MSME registration. So first what you can do is go for MSME registration, then go for startup. उसके बाद आप आपके स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके पास एटलीस्ट एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन आ चुका होगा जिसके बेसिस पे यू कैन गेट द बेनिफिट्स। Yes, so I think ma'am you have got your answer. इसी से aligned एक और एक सवाल था, how it is different from startup registration and DIPT registration. I think we have answered that. So let's move ahead. और एक क्वेश्चन है यहाँ से, how much cost gets decreased for trademark registration if we have Udyam registration? Yes, so like I said, so that is the benefit of Udyam. सुप्रिया मैम, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आपका क्वेश्चन। Yeah, thank you. Thanks for the second chance. So how hard is the compliance for this to maintain the Udyam number? Ma'am, actually there are no compliances as such. Just like I said, we just have to update if the turnover is breached from the threshold limits. So जैसे threshold limit मैंने बोला कि 1 crore 5 crore जो भी threshold limits है उसके आगे जाने के बाद आपको सिर्फ अपडेट करना है सिस्टम में जाके, उसका compliance ऐसे as such ज्यादा नहीं है। This is a उद्यम रजिस्ट्रेशन बिजनेस रजिस्ट्रेशन। कैसे होता है कि बहुत सारे जैसे कंपनी आपने रजिस्टर की तो उसके ऑनगोइंग कंप्लायंसेस होते हैं, इसके लिए ऑनगोइंग कंप्लायंसेस ऐसे कुछ नहीं है, अगर डिटेल्स चेंज हुए तो आपको अपडेट करना है, दैट इज द बेसिक थिंग। ये आपको एक रिकॉग्निशन देगा, सो दिस सर्टिफिकेट विल गिव योर बिजनेस रिकॉग्निशन इन द मार्केट कि मेरा एक बिजनेस है जिसकी ये एक्टिविटी है, द एक्टिविटीज विल बी मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट एंड इसीलिए कंप्लायंसेस कम है इसके। That's really good. Otherwise वो फॉर्म 11 फॉर्म 8 वो सारा मतलब अदरवाइज करना पड़ता है बाकी चीजों का। राइट, सो आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट एलएलपी। सो ये LLP, my company is an LLP. श्योर। Yes, so वो एलएलपी थोड़ा और कंपनीज के केस में यही होता है कि आपको फॉर्म्स वगैरह रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस होते हैं, इसके रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस ऐसे कुछ नहीं है ज्यादा। जैसे मैंने बोला इफ यू माइग्रेट फ्रॉम वन टू अनदर कैटेगरी, सिर्फ आपको वहां पे जाके अपडेट करना है डिटेल्स सो दैट आपका सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा, या फिर आपका that's really nice. या if you change your registered office address then you'll have to intimate the Udyam as well. Okay, thank you. थैंक यू। सो इसी से अलाइंड और एक क्वेश्चन था हसन सर की ओर से, आफ्टर आई थिंक यू हैव आंसर्ड इट बट अगेन आई विल रिपीट द क्वेश्चन। To add one thing कि GST इसके पहले कंपलसरी था, सो उद्यम के लिए भी जीएसटी कंपलसरी किया गया था। लास्ट ईयर नोटिफिकेशन लाया गवर्नमेंट ने और बोला कि जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एज पर जीएसटी एक्ट। तो जैसे जीएसटी का एक्ट बोलता है कि 20 लाख 40 लाख का जो भी लिमिट है वो क्रॉस किया और आपको जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तो ही आपको कंपलसरी है।
तो GST is not applicable for getting not compulsory for getting उद्यम registration. यस, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथमेश सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन क्या क्या हमारे पास होना जरूरी है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए? राइट, तो अभी डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे पैन कार्ड है इंडिविजुअल, अगर प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का पैन, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन लगेगा। ऐसे बेसिक डिटेल्स है सब जो देने पड़ते हैं। आधार कार्ड तो पहले लगेगा, विच इज द बेसिक थिंग। कंपनी या फिर LLP के केस में आधार कार्ड ऑफ पार्टनर या फिर डायरेक्टर, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका लगेगा। सो एनी वन ऑफ द पार्टनर और डायरेक्टर यहाँ पे उनका डिटेल्स दे सकते हैं एंड दे कैन गो अहेड विद द उद्यम रजिस्ट्रेशन। प्रोपराइटर के केस में उनका खुद का आएगा आधार कार्ड नंबर, उसका जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा उनको। सो आधार कार्ड लिंकिंग इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद पैन आता है। पैन के बाद जैसे बेसिक डिटेल्स आते हैं कि आपका नीतीश, हेलो हेलो नीतीश, Yes, Anand, I think Anand is sharing Yes, his yes, screen. yes. Yeah, Okay. Yeah. Can you see the screen? Yes, यस, just switch it to the presentation mode. Yeah, I'm just moving to the. तो इसके अलावा जो डिटेल्स होते हैं, जैसे कि बैंक डिटेल्स देने पड़ते हैं, कंपनी का अपना जो बैंक अकाउंट करंट अकाउंट होगा उसका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नेम और IFSC नंबर ये देना होता है। आपका NIC क्लासिफिकेशन कौन सा आता है, ये NIC कोड जो होता है वो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन होता है, जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन किया है गवर्नमेंट ने कि हर एक बिजनेस को अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने क्लासीफाई किया है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग में कौन से कैटेगरी में आता है, क्या मैन्युफैक्चर करते हो आप, तो गुड्स या सर्विसेज उनको क्लासीफाई किया गया है, विच इज कॉल्ड NIC क्लासिफिकेशन। तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स देने हैं, एड्रेस जो होता है अपना बिजनेस का वो आपको देना पड़ता है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ नहीं देना है, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए लगेंगे। सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। एक भी डॉक्यूमेंट इसमें से आपको अपलोड नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नओवर, ये अगर नया बिजनेस है तो ये जीरो ही आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर लगता है इसे। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उस केस में आप 0 डाल के भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आपका जब लास्ट ईयर का होगा तो ईयर जो भी फाइल किया होगा उसके हिसाब से आप देख के यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो ऐसे बेसिक जो डिटेल्स है बिजनेस। Yes, I think प्रथमेश सर हमने वो कवर किया हुआ है। और एक ही सवाल था, और एक, अगर मैं आई एम अ न्यू बिजनेस, जो सवाल है, इफ आई एम अ न्यू बिजनेस एंड आई डू नॉट हैव GST एंड ITR, so will it be compulsory to first register in ITR or GST and then go for Udyam registration, or I can directly go for Udyam registration? Yes, ये बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा क्योंकि नए बिजनेसेस बहुत ज्यादा हुए हैं। कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें आपको, अगर आपके पास GST नहीं है और ITR नहीं है तो भी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। यू कैन गो अहेड विद द रजिस्ट्रेशन, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। GST इज नॉट मैंडेटरी, जैसे मैंने बोला कि GST इज नॉट मैंडेटरी फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, पहले था मैंडेटरी, अभी से वो एग्जम्पशन दिया है। और आपका अगर टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से ऊपर है, 20 लाख फॉर सर्विस एंड 40 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर है तो ही आपको GST एक्ट के हिसाब से आपको एप्लीकेबल होगा, और तभी आपको उद्यम के लिए भी GST कंपलसरी होगा। अदरवाइज GST इज नॉट कंपलसरी राइट नाउ। थैंक यू। तो और कोई सवाल हमारे दर्शकों से अगर है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड और पुट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। वी आर हियर टू आंसर दैट क्वेश्चंस, प्लीज। I think we have covered the maximum. टर्नओवर और इसके हिसाब से आपका कैटेगरी
कैटेगराइजेशन होगा उसके हिसाब से आपको कोड दिया जाएगा। वहाँ पे लेटर से कोड दिया गया है ऊपर, सो ABCD करके जो लेटर है ऊपर, वहाँ से कैटेगराइजेशन दिया है। इफ यू फॉल अंडर माइक्रो और आपका टर्नओवर और वो हिसाब से देखा गया तो A कैटेगरी में आओगे आप। उसके बाद जो आपका जो क्लासिफिकेशन होगा वही आपका प्रूफ होगा कि यू आर अ स्मॉल बिजनेस, और आप यू कैन अप्लाई फॉर द बेनिफिट्स। Okay, great. Yeah. So, और एक सवाल था, you had mentioned about certain benefits for food industry. Please elaborate. जैसे अभी फूड के अंदर या फिर कैटेगराइजेशन किया गया है, वो काउंसिल्स उन्होंने अभी एस्टेब्लिश किए हैं कोई, तो काउंसिल्स के अंडर वो अभी चालू है, प्रोसेस में है कि जो पॉलिसी फ्रेमिंग होता है उसका। व्हाट आई वुड लाइक टू टेल इज कि उसका हर एक कैटेगरी पे फोकस किया जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर ऊपर लाना है तो उस पर फोकस करो, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो। फूड इंडस्ट्री को लाना है तो उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक बेनिफिट्स पे उनकी पॉलिसी मेकिंग चालू है, तो वैसे ही वो बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। राइट नाउ देयर आर सम बेनिफिट्स फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे मैंने मशीनरी का बोला था कि मशीनरी आपको अब अपग्रेड करनी है तो यू कैन अवेल द बेनिफिट्स, 15% कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। तो ऐसे कैटेगरी के हिसाब से वो बेनिफिट्स अभी फ्रेम कर रहे हैं, बट इफ यू हैव दिस रजिस्ट्रेशन यू कैन अप्लाई फॉर दोज बेनिफिट्स। Yes, thank you. So, ma'am, I hope you have got the answer. And for more details, please stay tuned with the Asra. We keep on posting the updates, latest updates. So stay tuned. And I think all questions we have answered. सब questions के हमने सवाल दिए हैं, और I would like to thank CS Prathamesh for giving his valuable time today for the Asra Foundation, as well as I would like to thank Dr. Anand Godse here for volunteering in this program and helping us, our audience, to understand the benefits of Udyam registration. I am pretty much sure that all the participants are now clear with the Udyam registration, its benefits, its applicability, and now will definitely go ahead as a next step to get themselves or their businesses registered under Udyam registration, as well as those who are live on Facebook. For those attendees who are joined with us on Facebook, I would request them to please drop your questions in the chat box over there, or do reach out to the Asra Foundation. All the details to reach out to the Asra Foundation are mentioned in the chat box below. Absolutely. Thanks, Nitish. I was facing a little bit of network issue in between, but I think it looks stable now. Thanks a lot, Prathamesh ji, and we will keep bothering you all the time if we have any questions, and your guidance will be absolutely helpful. I would be glad to assist. And thank you, Deyasra, Nitish, Anand, and to all the participants for patient listening. All right. Thank you. See you all again in the next program. Thanks a lot. Have a great evening.